तो आज का हमारा लेक्चर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है स्ट्रेंथ। इट रिफर्स टू मटेरियल्स कैपेसिटी टू विथस्टैंड द फेल्योर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोड्स दैट फ्रीक्वेंटली इंड्यूस कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग एंड इम्पैक्ट स्ट्रेसेस। किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है ताकि जब भी उस पर कोई जो है ना लोड्स अप्लाई किए जाएँ, जैसे कि कंप्रेशन, जैसे कि टेंशन, बेंडिंग या इम्पैक्ट स्ट्रेसेस, जिनको आप जो है ना सर्टेन स्ट्रेसेस अप्लाई किए जाएँ, तो वो जो है ना इतना एबल हो कि वो जो है ना उसको बर्दाश्त कर सके। द फैक्ट that materials like the stone and the concrete having the compressive strength, strong compressive strength but low tensile bending and impact strength, will serve as a reminder of the significance of researching the different strengths. तो ये जो स्टोन्स या कंक्रीट जो होते हैं ना, इनकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और जो है ना टेंसाइल बेंडिंग और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ्स वगैरह जो होती हैं वो लो होती हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है ना वेरी करती रहती हैं। तो ये जो है ना कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है हमारे पास। अगर जो है ना टेंसाइल में वीक होते हैं या बेंडिंग में इनमें, तो जैसे हमारे पास स्टील वगैरह होगी तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी आ जाती है। जैसे हमारे पास कॉन्क्रीट वगैरह बनाते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए, रीइंफोर्स कंक्रीट होती है हमारे पास, तो उसमें जो है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है कंप्रेसिव के साथ साथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इट रिफर्स टू मटेरियल्स और स्ट्रक्चर्स एबिलिटी टू विथस्टैंड द लोड्स दैट हैव अ टेंडेंसी टू शॉर्टन द लेंथ एंड वाइडन द डायमीटर। जब कंप्रेसिव लोड किसी भी मटेरियल पे अप्लाई किया जाता है तो वो क्या करता है कि उस मटेरियल की जो लेंथ होती है उसको कम कर देता है और उससे डायमीटर को बढ़ा देता है। किसी भी मटेरियल की जो एबिलिटी हो कि वो इस लोड के अगेंस्ट जो है ना, या इस लोड को जो है बर्दाश्त कर सके, अगेंस्ट जो है ना उसको रोक सके, तो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की। टेंसाइल स्ट्रेंथ, it refers to materials or structures ability to withstand the loads that have a tendency to lengthen and thin them out. अब किसी भी जो टेंसाइल लोड जब अप्लाई होता है किसी भी मटेरियल पे, तो वो क्या करता है, उसकी लेंथ बढ़ाता है और उसका डायामीटर जो है वो कम कर देता है। अब जब ये चीज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है मटेरियल फेलियर की तरफ जा रहा है हमारे पास। तो किसी भी स्ट्रक्चर की एबिलिटी, ताकि वो इसके अगेंस्ट जो है ना रखता हो, अपनी इतनी जो है ना क़ुव्वत रखता हो कि वो इस लोड को बर्दाश्त कर सके, तो ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये जो एग्जांपल है पहली वाली, जिसमें हमारे पास जो है ना टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो उसका डायामीटर कम होता जा रहा है और लेंथ उसकी बढ़ती जा रही है। और नीचे है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए एग्जांपल, वो इलास्टिक मटेरियल और रिजिड मटेरियल के लिए। हर किसी का मटेरियल का डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो उस हिसाब से लगती है फोर्सेस और उस हिसाब से वो बियर करते हैं। बेंडिंग और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इट डिस्क्राइब्स हाउ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल लोड that is applied perpendicular to elements longitudinal axis, the ability of the material to resist the deformation under the load. अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिसको जो है ना हम सेंट्रोइडल एक्सिस भी कह सकते हैं किसी मटेरियल का, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द मटेरियल पे होती है, या कभी कभार हमारे पास थोड़ा सेंटर से ऊपर या थोड़ा नीचे होती है। कोई भी लोड परपेंडिकुलरली उसके जो है ना वो एक करेगा, किसी भी मटेरियल में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा तो वो बेंडिंग काज करेगा। अब कोई भी जो है ना मटेरियल की एबिलिटी हो ताकि वो डिफॉर्मेशन को रोक सके इस लोड के अंदर, तो उसको हम बेंडिंग या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, एक लोड अप्लाई हो रहा है, लेट सपोज उसका मैग्नीट्यूड एफ है, तो ये बीच में से जो लाइन जा रही है एक्स, इस पर शो किया हुआ है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और वो फोर्स जो है वो उस पर परपेंडिकुलरली अप्लाई की जा रही है, और इसमें साइड में जो है वो सपोर्ट्स हैं। shear strength, a shear load is a force that has tendency to cause a material to fall slidingly down a plane parallel to the direction of the force. For example, paper falls in shear when it is cut using the scissors.
शेयर लोड जो होता है वो अप्लाई होता है हमारे पास। बेसिकली जो दो फोर्सेस होते हैं वो अपोजिटली अप्लाई होते हैं हमारे पास, लेकिन जो है ना वो क्या करते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शंस होते हैं। अच्छा, जो फेल होता है जब मटेरियल, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से पैरेलली मूव करते रहते हैं। ये है अनलोडेड हमारे पास पहले आ गई, उसके बाद टेंशन फोर्स उस पर अप्लाई हो गई तो उसका जो है अपनी लेंथ बढ़ गई और डाया कम होना शुरू हो गया। और अपना जब कंप्रेशन की बारी आ गई तो तब क्या हो गया, उसका डाया बढ़ गया, लेंथ कम होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद बेंडिंग है, शियर देखें, जो फोर्सेस जो है ना जैसे अप्लाई हो रहे हैं तो वो पैरेलली उसी डायरेक्शन में जो है ना मटेरियल स्लाइड कर रहा है, सही है। और ये टॉर्जन है, टॉर्जन ट्विस्टिंग इफेक्ट भी होता है हमारे पास मटेरियल का। और कंबाइंड लोडिंग में हमारे पास टॉर्जन है और जो है कंप्रेशन वगैरह है। हार्डनेस, it refers to material's capacity to withstand abrasive and scratching pressures, or it refers to a material's capacity to withstand the penetration by a harder body। अब कोई भी मटेरियल जो है वो जो है ना स्क्रैचिंग जो है ना उस पर ऐसा होता है कि जब जो है ना मटेरियल्स होते हैं उनकी डिफरेंट हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है, उनकी एक लेवल होती है। अब वो हम डिटरमाइन करते हैं हार्डनेस किसी की भी मोज स्केल यूज़ करते हैं। अब 10 मटेरियल्स होते हैं जो हमारे पास लिस्टेड होते हैं और वो लिस्टेड होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हार्डनेस के हिसाब से। तो क्या करते हैं इसमें कि जो है ना कोई भी दो मटेरियल उठाते हैं हम, उनको जो है ना स्क्रैच करते हैं, पहले एक को दूसरे पे फिर दूसरे को एक पे। अब जब स्क्रैचिंग मार्क्स उस पर छोड़ते हैं तो उससे जो हमें जो है ना उन 10 जो लिस्टेड एलिमेंट्स हैं उनसे वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं, फिर हमें जो है ना हार्डनेस पता चलती है किसी भी मटेरियल की। इलास्टिसिटी, it is a material's capacity to regain its original shape and proportions when the load has been lifted। मटेरियल की एबिलिटी होती है ये भी कि जब उस पर लोड वगैरह अप्लाई हो तो जो है ना वो शेप चेंज कर देता है, और उसके बाद जब लोड जो है रिमूव कर दें हम तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। द डिफॉर्मेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड थिंग्स। डिफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास स्ट्रेस के, या डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन बात एक ही हो गई। वो जो होती है हमारे पास होती है विद इन द इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड थिंग्स। अब इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड थिंग्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल हो उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो जो है ना शेप उसका जो है ना चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोड हम रिमूव करेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द यूनिट स्ट्रेस टू द यूनिट डिफॉर्मेशन। इट्स हाई वैल्यू इंडिकेट्स अ मटेरियल विथ मिनिमल डिस्टॉर्शन, जिसको डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ना वो बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के हमारे पास, और जितनी ज़्यादा वैल्यू उसकी होगी उतनी हमारे पास जो है ना दिखाएगा कि इसकी डिफॉर्मेशन जो है वो कम है। जो जितना मटेरियल इलास्टिक होगा उतनी उसमें डिफॉर्मेशन जो है वो कम होगी। प्लास्टिसिटी, इट इज़ द मटेरियल्स कैपेसिटी टू अल्टर यानी चेंज करे इट्स शेप वाइल अंडर स्ट्रेन विदाउट splitting and to hold on to that shape once the force has been released, or a material's capacity to change into the desired shape with the application of heat, pressure or both। अच्छा, कोई भी मटेरियल जो है ना जब भी उस पर लोड वगैरह अप्लाई हो और वो अपना जो है ना शेप जो है चेंज करे, लेकिन जो है ना वो मटेरियल फेल ना हो, वो एक शेप में से दूसरे शेप में चेंज हो जाए, जब भी फोर्स रिमूव हो तो वही उसका शेप रहे जो लोड अप्लाई होने के बाद बन रहा था, वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में ना आए, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये जो है ना शेप अगर हम चाहें तो उसको हीट वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रेशर या दोनों चीज़ों से हम उसको किसी भी मटेरियल का जो है ना चेंज कर सकते हैं शेप। Some of the examples of plastic materials are steel, copper and hot bitumen। Stiffness, a material's capacity to resist deflection brought on by an outside force।
कोई भी मटेरियल जो है वो डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करे जब उस पर एक्सटर्नल लोड्स वगैरह अप्लाई हो, या फिर जो है ना, हाँ एक्सटर्नल लोड्स ही कह लें आप, आउटसाइड फोर्स या एक्सटर्नल लोड, बात एक ही होगी। टफनेस, रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग बाय रिपीटेड डीप बेंडिंग। जो कोई भी मटेरियल जो है ना, उस पर हम जो है लोड अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन वो जो है ना ब्रेक ना हो, टूटे ना हमारे पास, जो कंटिन्यूसली, जाहिर सी बात है वो बेंड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कोई भी मटेरियल जो है ना वो अगर टूटे ना, तो वो उसकी मतलब जो है ना, जाहिर सी बात है टूटेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक बेंड होगा, तो वो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टफनेस। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन और प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चर। डक्टिलिटी जो है किसी भी कोई भी हमारे पास मटेरियल जो हो, उसको जो ना वो डिफॉर्म हो जाए किसी न किसी शेप में, लेकिन फ्रैक्चर ना हो, वो टूटे नहीं हमारे पास, या उसमें क्रैक्स वगैरह ना हो। मिलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी। कोई भी मेटल जिनको हम जो है हैमरिंग की हेल्प से या किसी और चीज़ की वजह से हम उसको जो है ना थिन शीट्स में कन्वर्ट करें, तो उसको मिलिएबिलिटी कहते हैं। अब एग्जांपल्स जो हैं मिलिएबल मेटल्स के, वो है हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन और कॉपर। फटीग, मटेरियल फेल्योर एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रेसेस। मटेरियल जो हमारे पास फेल हो लगातार स्ट्रेसेस अप्लाई होने के बाद। अब इसकी एग्जांपल ये है कि जब थिन स्टील रॉड होती है, जब हम ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि कंटिन्यूसली उस पर लोड लग रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो फेल हो सकती है, लेकिन वो उसकी एबिलिटी हो कि वो फेल ना हो और वो काम देती रहे अपना, तो ये फटीग का एक एग्जांपल है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, मटेरियल फेल्योर अंडर द इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सडन लोड्स मटेरियल पे अप्लाई होते हैं उनको वो रेजिस्ट करे। क्रीप, स्लो ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन दैट अकर्स ओवर टाइम अंडर कंटिन्यूअल, जिसको हम कांस्टेंट स्ट्रेसेस भी कहते हैं। कोई भी मटेरियल जो है ना उसमें स्लोली डिफॉर्मेशन होती रहे टाइम के मुताबिक, तो जब उस पर जो है ना कंटिन्यूसली लोड अप्लाई होती रहे या कांस्टेंट लोड से कांस्टेंट स्ट्रेसेस वगैरह अप्लाई होती रहें, तो इसको हम जो है क्रीप कहते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।